शिफा बन जाते हैं वो आंसू जो रात की तारीकी में बहाए जाते हैं। शिफा बन जाते हैं वो आंसू जो रात की तारीकी में बहाए जाते हैं। कौन कहता है अल्लाह और एक पल में मुकद्दर बदल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए। तो जी आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी है और दो प्यार करने वालों की जुदाई की और उसके बाद अल्लाह ताला ने उन पे किस तरह रहमत की, किस तरह करम किया और उनको दोबारा मिलाया, वो आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी। और लोग बहुत बुरे भी होते हैं ज़िंदगी में, बहुत-बहुत बुरे लोगों से भी इंसान का ताल्लुक बनता है, जो ना सिर्फ़ अपने फ़ायदों के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं, बल्कि आपको इस हद तक नुकसान दे देते हैं कि जिसको अल्लाह ताला चाहे तो 1 सेकंड में बदल जाता है वक़्त, लेकिन काफ़ी टाइम लग जाता है, इंसान की समझ से भी बाहर हो जाती हैं कुछ ऐसी सिचुएशंस, जिसमें दूसरे मुफ़ाद परस्त लोग आपको डाल देते हैं। इन सिस्टर के साथ भी यही बात हुई थी कि ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी अपनी एक फ्रेंड के ऊपर बचपन से लेके, जिनके साथ इनका साथ गुज़रा हुआ था, और अपने से ज़्यादा ये बताती हैं कि उसके ऊपर ट्रस्ट था क्योंकि कभी भी उसने उसे गलत गाइड नहीं किया था। इनफैक्ट इस रिश्ते के होने में और इनके जो मोहब्बत थी शादी से पहले थी, एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे और फैमिली की रज़ामंदी किस तरह हासिल की, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात थी उस वक़्त भी, कहती हैं कि बहुत सारी परेशानियों से मैं गुज़र रही थी। और बताती हैं कि आप ही हमारा मिलना इतना आसान नहीं था क्योंकि ये मैं इन्हें पसंद करती थी और अपनी फैमिली को इस चीज़ पे राज़ी करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। अक्सर और बेशतर मैं कोशिश किया करती थी लेकिन नहीं हो पाती थी, और फिर मेरी इस फ्रेंड ने मेरा साथ दिया। मेरी वालदा से एक बहाने के थ्रू बात की कि मेरे कोई रिश्तेदार हैं, मैं उनको आपके घर लेकर आना चाहती हूँ इनके रिश्ते के लिए। अम्मी चाहती थी मेरी मामू के बेटे के साथ शादी हो, लेकिन इसने काफ़ी मोटिवेट किया था अम्मी को और अम्मी ने इसकी बात को एडमायर भी किया और इसकी बात पे अम्मी ने रज़ामंदी भी ज़ाहिर की और फिर अब्बू से भी बात की, और इस तरह काफ़ी चीज़ें गुज़रने के बाद और काफ़ी वक़्त गुज़रने के बाद कहती है कि अब्बू ने एक्सेप्टेंस शो की और फिर घर में इनको बुलाया, फिर रिश्ता डिसाइड हुआ क्योंकि मेरी पसंद का रिश्ता था, इसलिए अब्बू ने काफ़ी ज़्यादा अपनी डिमांड्स भी रखी, काफ़ी जो प्रोटेक्शन एक बाप को करनी चाहिए वो की। और हर तरह से अब्बू ने ना, मतलब कि कहती हैं कि एक अगर नॉर्मल रिश्ता आता या मामू के बेटे के साथ मेरा रिश्ता होता, तो शायद इतनी ज़्यादा चीज़ें या इतनी ज़्यादा जो बातें हैं ये ना पूछी जाती, बल्कि यहाँ तक इन्हें कहा गया था कि आप इनको जो घर का ऊपर वाला पोर्शन है वो सेपरेट इनको देंगे, ये अपना खाना पकाना जो भी है, अपनी ज़िंदगी को सेपरेट लेके चलेगी। तो इन्होंने भी माना था क्योंकि मुझसे मोहब्बत करते थे, और कहती हैं कि सच्ची मोहब्बत थी आप ही, मैं इनकी मोहब्बत में बिल्कुल भी शक नहीं करती थी। लेकिन ये मेरे वालिदैन मेरी प्रोटेक्शन के लिए जो स्टेप उठा रहे थे, इस पे थोड़ा-सा मुझे इतराज़ था कि अगर यही रिश्ता कोई रिश्तेदार लेकर आता या कोई लेकर आता, लेकिन जब इंसान को कहती हैं कि अपनी मोहब्बत को पाना होता है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट भी थी क्योंकि काफ़ी मुश्किलात से गुज़री, और बता रही थी कि जब आप ही ये लड़की अपने लिए खुद स्टेप उठाती है, तो काफ़ी ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। और जब इंसान कुर्बानियाँ दे रहा होता है, उस वक़्त इंसान काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट भी हो रहा होता है, अपनों से दिल भी उठ रहा होता है, अपनों से नफ़रत भी हो रही होती है और अपनों की छोटी-छोटी बात भी बड़ी लग रही होती है। तो कहती हैं कि जब मेरे घरवालों ने ये रिश्ता एक्सेप्ट किया तो 50-50 एक्सेप्ट किया था। वो कहती है, मेरी खुशी की खातिर इन लोगों ने एक्सेप्ट किया था, अदरवाइज़ इनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, और ये अच्छा खासा होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा बदज़न थे इन लोगों से। तो कहती है कि मेरी शादी भी हो गई, और कहती है कि मेरे ससुराल में कोई भी ऐसा मामला नहीं था। मेरी जो सास थीं, ससुर थे, मेरी नंदें थीं और मेरे बाकी जो देवर थे वो नीचे रहते होते थे और मैं ऊपर रहती होती थी। लेकिन इनकी मोहब्बत थी, इनके प्यार में, कहती हैं कि मैं आप ही किचन मैंने अलहदा नहीं किया था, किचन मेरा इनके साथ ही था, और इनके साथ होने की वजह से मैं बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ अपनी ज़िंदगी को गुज़ार रही थी। और कहती हैं कि आप ही 6-7 महीने के बाद मैंने कंसीव भी कर लिया था और अल्लाह ताला ने मुझे एक प्यारी-सी बेटी अता की थी, और कहती हैं कि मैं उसकी देखभाल कर रही थी, अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से लेके जा रही थी। बहुत, कहती है, खुशियों वाली हमारी ज़िंदगी गुज़र रही थी। मेरे मियाँ मुझसे बहुत प्यार करते थे। कहती है, इनफैक्ट आप ही इन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा है। मुझे किसी भी किस्म की परेशानी का नहीं सामना करना पड़ा। मेरे सास-ससुराल भी बहुत अच्छे थे, और कहती हैं कि मेरी नंदें भी मेरी बहुत ज़्यादा ख़्याल किया करती थी। कहती है, हमारा घर एक प्यार-मोहब्बत से चल रहा था।
और कहती हैं कि मेरी जो फ्रेंड है ये अक्सर और बेशतर मेरे घर आया करती थी। छोटी-छोटी बात पे ये बातें किया करती थी, लेकिन मैं क्योंकि मोहब्बत में थी, मेरे जो हस्बैंड है वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ख़्याल करते थे। मेरी नंदे सब लोग मेरे साथ तो बहुत अच्छे थे, लेकिन इसकी छोटी-छोटी बातें कहती हैं कहीं न कहीं मेरे ज़हन में बैठी जाती थी, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। तो कभी-कभी आके मेरे घर के बारे में इनसे बात करनी कि तुम लोगों के पास इतना कुछ है, अल्लाह ताला ने तुम्हें इतना नवाज़ा हुआ है, इस इलाके से निकलो, ये इलाका तुम लोगों के स्टैंडर्ड का नहीं है। और इस तरह की बातें जब वो करती थी, तो मुझे भी होता था कि हाँ, इंसान को अच्छा लाइफ़स्टाइल जीना चाहिए, अच्छी जगह पे चले जाना चाहिए, इस जगह से निकल जाना चाहिए। और ये बात मैं अपने हस्बैंड से कहती होती थी और वो मुझे यही कहते थे कि क्योंकि अब्बू के रिश्तेदार सारे यहाँ पे रहते हैं, इर्द-गिर्द के जो माहौल है इसमें अब्बू एडजस्ट हो चुके हैं, इसलिए अब्बू ने बड़ी मेहनत से, बड़े प्यार से ये घर बनाया था, सारे बच्चों को यहाँ पे अब्बू ने बड़ा किया है, तो वो ये घर नहीं छोड़ सकते और जब अल्लाह ताला हमें देगा तो हम लोग यहाँ से मूव कर जाएँगे, इसमें ऐसी कौन-सी बात है। तो वो भी मुझे काफ़ी कहती हैं कि स्टेबल कर दिया करते थे, तो मुझे भी बुरा नहीं लगता था क्योंकि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। कहती है एक चीज़ सोचती थी तो 2-2 चीज़ें आ जाया करती थी, एक चीज़ खरीदने जाती थी तो मियाँ 4-4 चीज़ें दिलवाया करते थे। कहती है मुझे मियाँ ने बहुत ज़्यादा प्यार से रखा हुआ था और इनका प्यार मोहब्बत शायद लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। कहती हैं कि मेरी फ्रेंड से ख़ास तौर पे कहती छोटी-छोटी बात को बड़ा-बड़ा करके मेरे ज़हन में डालना, छोटे-छोटे कि कहीं न कहीं कि मेरी ज़िंदगी में कहीं न कहीं कोई क्लैश आ जाए। तो जब इंसान कहती हैं कि आपकी ज़िंदगी में डेली बेसिस पे या आपको हर वक़्त ही एक चीज़ के बारे में नेगेटिव कहा जाए, तो वो फिर कहीं न कहीं आपको भी एहसास हो जाता है कि इंसान कहीं न कहीं उसके साथ ज़्यादती हो रही है, कहीं न कहीं उसके साथ गलत हो रहा है। कहती है अभी तक तो मैं अपने जो मेरे मेका था उसकी वज़ह से थी कि इन्होंने कितनी-कितनी इनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई, कितनी-कितनी इनके ऊपर उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो उन्होंने खुद मनवाई कि मैं सेपरेट रहूँगी, मैं किसी का खाना नहीं बनाऊँगी, मैं किसी से बातें नहीं करूँगी, दिस दैट। मेरे घरवालों की भी एक अपने कंसर्न्स थे। तो कहती है उसके अकॉर्डिंग जो वो बातें कर रहे थे, वो उस वक़्त मुझे बुरी लग रही थी, जिसकी वज़ह से मैं चाहती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इनके साथ गुज़ारूँ, अपने घर में रहूँ और कहती है मैं ऐसा ही करती थी कि तकरीबन कहती हैं कि मेरी शादी को 1.5 साल हो गया और इस 1.5 साल में कहती है मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 6 से 7 दफ़ा ही अपनी अम्मी के घर रही थी और ज़्यादा मैंने ने अपनी अम्मी के घर स्टे नहीं किया। कहती मेरी अम्मी का घर भी मेरे घर से तकरीबन थोड़ा-सा ही दूर था कि वॉकिंग डिस्टेंस पे था और कहती है मैं अक्सर और बेशतर चली जाया करती थी। लेकिन मोस्टली मैं अपना काम और अपना घर और अपनी चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से लेके जा रही थी। कहती फिर ये आहिस्ता-आहिस्ता जो मेरी फ्रेंड कभी फ़ोन पे, कभी आके, कभी मेरे घर वालों से ज़्यादा कहती है मेरी फ्रेंड मेरे घर आया करती थी और हर तरह से हमारी जो थी फ्रैंकनेस और हर तरह से हमारी जो कहती है कोऑपरेशन एक-दूसरे के साथ एक-दूसरे का ख़्याल करना चाह रहा था और कहती मैं इतनी सादी थी कि मैं इसको भी तो कहती कि ये भी शादी कर ले, कहती है लेकिन मुझे इसका साथ बहुत अच्छा लगता था क्योंकि इसने मेरे मुश्किल वक़्त में मेरा साथ दिया हुआ था और मैं चाहती थी कि ये मेरे साथ ही रहे। अक्सर और बेशतर ये मेरे घर आती थी, मेरे घर की बातें, मेरे साथ हर तरह की जो मेरी दुःख-तकलीफ़, परेशानी मतलब कि जो भी कहती है बेटी का पैदा होने पे और जो भी था इसने मेरी बहुत हेल्प की। तो बस ये मुझे अपनी बहनों से भी ज़्यादा कहती है अज़ीज़ थी और ये मेरे घर में अक्सर और बेशतर आया करती थी। कहती है अब इसने जब देख लिया कि मुझ पे असर नहीं हो रहा उन नेगेटिव बातों का जो ये कर रही है, कभी मेरे घर में पेंट पे बात कर देना कि तुम्हें पेंट चेंज करवा लेना चाहिए, कभी जी अपना फर्नीचर चेंज कर लेना चाहिए, कभी दिस, कभी दैट। और क्योंकि माशाल्लाह से मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे ये लोग थे, इनके पास अल्लाह ताला का दिया हुआ भी बहुत कुछ था। अल्हम्दुलिल्लाह से इनके पास कहती हैं कि माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा अर्निंग के भी सोर्सेज़ थे कि अगर ये लोग कोई काम भी ना करते तो काफ़ी अच्छी अर्निंग होती थी। इसी वजह से कहती है कि मेरी सास, मेरी नंदे बस गिफ्ट्स लेने, गिफ्ट देने यही सब कुछ चलता जा रहा था। तो कहती है मोस्टली ये मेरे घर में रहती भी होती थी, मेरे घर में आती थी और अब तो काफ़ी ज़्यादा आने लग गई थी जब से मैंने इसकी बातों को ये ज़्यादा इग्नोर करना शुरू कर दिया था। कहती बेटी भी बड़ी हो रही थी और कहती है मैंने दोबारा भी कंसीव कर लिया था और जिसकी वज़ह से मैं तो अपनी ज़िंदगी में मस्त थी और मुझे इसके ऊपर इतना ध्यान ही नहीं जा रहा था कि ये क्या कर रही है और क्या हो रहा है और ये क्या सोच रही है। और कहती है फिर अब सेकंड प्रेग्नेंसी थी, कुछ तबीयत मेरी ठीक नहीं रहती थी और अक्सर और बेशतर कहती है मेरे घर में स्टे भी करती थी और घर के एनवायरनमेंट को कहती हैं कि ऑब्ज़र्व भी कर रही थी और अंदर ही अंदर इनकी एक बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही थी। और कभी ये मेरे साथ जो बुराइयाँ करती थी, अब इन्होंने मेरे साथ बुराइयाँ करनी कम कर दी थी। अब इन्होंने ट्रैप कर लिया था मेरे हस्बैंड को। और सुबह सबसे पहले उठ के मेरे हस्बैंड के लिए स्पेशल नाश्ता बनाना क्योंकि ये सबसे पहले उठ के जॉब पे जाया करते थे। अब्बू काम पे नहीं जाया करते थे, अब्बू अपने कारोबार को देखते थे और घर से ही देखते थे। अब्बू भी बाहर नहीं जाते थे, जो ससुर थे इनके कहती।
तो कहती हैं कि मेरे मियाँ ने सुबह जल्दी उठ के जाना होता था, तो ये सबसे पहले उठ के मेरे मियाँ को नाश्ता बना के देती थी और मैं भी खुश हो जाती थी कि एक मेरी तबीयत ख़राब है, दूसरा मेरे छोटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रात में डिस्टर्ब करती है, जिसकी वज़ह से मेरी नींद जो थी सुबह के वक़्त नहीं खुलती थी। तो कहती मुझे भी एक ना रिलैक्स हो रहा था कि चलो मेरा एक जो काम था वो ख़त्म हो गया। जबकि मैं चाह रही थी कि मैं एक सर्वेंट रख लूँ, एक नौकरानी रख लूँ जो सुबह ये सारे काम कर दिया करे, लेकिन इसने मुझे मना कर दिया कि क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना, मैं भी वैसे भी फ़ारिग होती हूँ और तुम्हारे घर में तो मेरा आना-जाना लगा ही रहता है। ऐसी कोई बात नहीं, मतलब कि मुझे हर तरह से ना इन्होंने पॉलिश कर दिया था कि मुझे किसी भी किस्म की ना तकलीफ़ ना हो किसी भी किस्म की। तो कहती है इसी तरह ये चलता जा रहा था, 6-7 दिन हो चुके थे ये मेरे घर में थी। ये फर्स्ट टाइम ऐसा था कि 6-7 दिन तक इसने मेरे घर में स्टे किया और डेली बेसिस पे मेरे हस्बैंड को नाश्ता बना के दिया और कहती है आज संडे था, हम सब लोग घर थे और बहुत अच्छे तरीके से इसने टेबल सेट किया, सब लोगों के लिए नाश्ता बनाया क्योंकि सब लोग लेट उठना था, ये भी लेट उठी और जाके किचन में जो मेड्स वगैरह आती हैं उनके साथ हेल्पर्स के साथ इसने सारा काम किया और अच्छा-सा एक टेबल सजाया जिसकी वज़ह से सास-ससुर भी मेरे काफ़ी इम्प्रेस हुए। मेरी नंदें भी माशाल्लाह सारी जो थी वो भी अपनी स्टडी में थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उन्होंने भी एप्रिशिएट किया, बहुत अच्छी-अच्छी डिशेज़ बनाई, बड़ी सर्च करके कहती है इसने ना वो टेबल सेटिंग की जिसकी वज़ह से सारों ने उस दिन उसकी तारीफ़ की। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मेरी दोस्त है, मैंने भी उसे काफ़ी ज़्यादा एडमायर किया, मैंने भी उसे काफ़ी ज़्यादा एप्रिशिएट किया और उसके साथ-साथ कहती हैं कि मैंने एक गिफ्ट भी दिया उन्हें और मेरे ससुर ने भी इन्हें गिफ्ट दिया कि नहीं बेटा आपने बहुत अच्छा ये किया है। तो ये एक नॉर्मल सी बात थी, कहती मेरे लिए मुझे तो ये चीज़ नेगेटिव साइड पे लेके ही नहीं जा रही थी कि कुछ नेगेटिव होने वाला है मेरे साथ। तो कहती हैं कि बस ये वो दिन था कि जिस दिन सबने बहुत ज़्यादा खुशी मनाई। इनफैक्ट मेरे ससुर ने कहा कि आज हम जो डिनर है वो सारी फैमिली इसके साथ बाहर जाके करेंगे और वो इसके लिए गिफ्ट भी होगा और उसके साथ-साथ मेरे ससुर ने कुछ नकद भी इनाम इन्हें दिया कि आप अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग भी कर सकते हैं और अपनी वाइफ़ यानी कि मेरी सास को भी कहा कि तुमने इस बार ईद पे भी इसे ना अच्छी खासी शॉपिंग करवानी है। ख़ैर ये सारी बातें चलती रहीं और शाम को डिनर का प्लान था। मैं अपने हस्बैंड की वाइफ़ हूँ, कहती है कि मैं कुछ ड्रेसिंग करना चाह रही थी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, कहती है बाहर नहीं गए थे, कुछ तबीयत की वज़ह से, कुछ घर का माहौल ऐसा था और दूसरा कहती है कि जब से मैंने दूसरी बार कंसीव किया था ना, कुछ मेरा बीपी का इश्यू स्टार्टिंग से ही था। कभी हाई हो जाता था, कभी लो हो जाता था, अभी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तो कहती मैंने डॉक्टर के भी जाना था, लेकिन आज क्योंकि डिनर पे जाना था इसलिए कहती मैं तैयार हो रही थी और तैयार होते वक़्त कहती है मैंने अपनी पसंद का ड्रेस निकाला, मैंने अपनी पसंद की ड्रेसिंग की, लेकिन इसने मुझे ना वो ड्रेसिंग चेंज करने पे कह दिया कि ये तुम पे अच्छी नहीं लग रही, तुम दूसरे कपड़े पहन लो। और एक सिंपल सा सादा-सा सूट इसने मुझे दिया और कहा ये एलिगेंट लग रहा है, इसमें तुम स्टाइलिश लगोगी, दिस दैट ना बस उसने मैंने जो पहना हुआ था वो मेरा उतरवा दिया और खुद बहुत प्यारी तैयार हुई। कहती वाह! माशाल्लाह से बहुत प्यारी, बिल्कुल दुल्हन लग रही थी जैसे ये तैयार हुई और उसके बाद हम लोग डिनर के लिए गए और कहती हैं कि डिनर करने के बाद ये फर्स्ट टाइम था जब मुझे थोड़ा-सा इरिटेशन फ़ील हुई कि ये क्या हुआ ना, मैंने ऐसे क्यों किया? मुझे वही ड्रेस पहनना चाहिए था क्योंकि मेरी सास ने मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे बोला कि मुझे नहीं ये ड्रेस पहनना चाहिए था, तुम दुल्हन हो, नई नवेली दुल्हन हो, शादी को भी तुम्हारे अरसा कितना हुआ है, इतने कपड़े हैं तुम्हारे पास, क्यों नहीं पहनती? ये वो इस तरह उन्होंने कहा, तो मैंने कहा मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए मैंने नहीं पहना। तो ख़ैर सास की ये बोलने की वज़ह से मुझे थोड़ा-सा हुआ कि मेरी सास ने मुझे अगर कहा है तो शायद सही कहा है क्योंकि आज तक मुझे इनकी कोई बात बुरी नहीं लगी थी। बस वो नेगेटिव पॉज़िटिव कहती है मेरे दिमाग में चलने लग गया और मैंने इस चीज़ को फ़ील किया, लेकिन फिर मैंने इग्नोर कर दिया कि कोई नहीं ऐसे होता रहता है, कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम मैं अच्छी ड्रेसिंग कर लूँगी। अब कहती है इस बात को इसने बहुत ज़्यादा शायद इश्यू बनाना था इसलिए इसने सारी सिचुएशन क्रिएट की थी। और जब हम लोग घर जा रहे थे तो इसने मेरे हस्बैंड से कहा कि आप मुझे घर ड्रॉप कर दें क्योंकि आज मुझे ना अम्मी से बात करनी है इनकी, क्योंकि फैमिली जो थी वो आउट ऑफ कंट्री हुआ करती थी मेरी फ्रेंड की ना। तो कहती मैंने आज अम्मी से बात करनी है और कुछ अम्मी की चीज़ें हैं जो अम्मी से पूछ के ना मैंने उन्हें वो करना है, पैकअप करना है और उसके बाद अम्मी को सेंड करनी है। तो कहती हैं कि मुझे आप ड्रॉप कर दीजिएगा। अब एक नॉर्मल सी बात थी, हमारे घर में कुछ भी ऐसी नेगेटिव थॉट्स नहीं थी, कोई भी ऐसी नेगेटिव बात नहीं थी। ये ख़ैर मेरे हस्बैंड के साथ अपने घर की तरफ चली गई और इसका घर भी जो है मेरे घर से तकरीबन कहती हैं कि आधे घंटे की वो डिस्टेंस था जाने में। तो होटल से वापसी पे इसने कहा कि मुझे ना आप ड्रॉप कर दीजिएगा। अब ये मेरे हस्बैंड को लेके गई और हस्बैंड को जब ये लेके गई तो तकरीबन मेरे हस्बैंड को 1 घंटे तक घर आ जाना चाहिए था।
लेकिन मेरे हस्बैंड को उस टाइम तकरीबन कहती हैं कि ढाई घंटे लग गए ना, घर वापस आने में। मैं कॉल कर रही थी उन्हें, कहती हैं मैं पूछ रही थी कि आप किधर हैं, किधर हैं? तो वो मुझे कह रहे थे कि मैंने उन्हें ड्रॉप कर दिया है और उसके बाद मैं अपने एक दोस्त की तरफ आया हूँ, क्योंकि वो मुझे रास्ते में मिल गया था, तो मैं उसे लेकर वापस आ रहा हूँ। वो भी हमारे घर के करीब ही रहते थे जिनके बारे में बताया। ख़ैर जब ये आए तो इनके साथ वो दोस्त भी इनके मौजूद थे। तो कहती हैं कि आप भी मुझे फिर भी कोई एतराज़ नहीं हुआ, कोई ऐसा मसला-मसाइल नहीं मुझे समझ आया कि क्या वजह है और क्या नहीं। क्योंकि मैं तो खुद इतनी पॉज़िटिव थी, मैंने कभी भी नेगेटिव चीज़ों के बारे में नहीं सोचा था। और शायद ये बात जो मैंने आज ड्रेसिंग चेंज की थी, कहती है इस पे मेरे मियाँ ने भी ना काफ़ी मुझे नोट किया। और क्योंकि ना मेरी कोई बात इन लोगों को बुरी लगती होती थी, ना इनकी कोई बात मुझे बुरी लगती होती थी, लेकिन ये वाहिद एक फर्स्ट टाइम ये बात हो रही थी, जो मुझे इरिटेट कर रही थी। क्योंकि मेरे सास के बाद मेरे मियाँ ने भी मुझे ये कहा कि तुमने अम्मी की बात सुनी थी ना, अम्मी ने तुम्हें कहा था कि तुमने ड्रेस सही नहीं पहना, तुम मम्मी की ये जो विशेज़ हैं, जो अम्मी की ख्वाहिशात हैं, उनको तुम इग्नोर मत किया करो। अम्मी की लाई हुई चीज़, अम्मी की दी हुई चीज़, और जैसा अम्मी चाहती हैं कि उनकी बहू तैयार होके बन-सवर के रहा करे, तो तुम वैसे रहा करो, ये वो ना इन्होंने मुझे भी बात कर दी। तो मैंने जबकि अपनी जो मेरी मर्ज़ी थी वो तो यही थी कि मैं यही ड्रेस पहनूँ। लेकिन मेरी फ्रेंड ने मुझे कह दिया, जो कि मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड थी, और मैंने उतार दिया, और उसके बाद अब जो सारी खिचड़ी थी वो इसने खुद ही पकाई। मेरी फ्रेंड ने, उसने मेरे मियाँ को भी काफ़ी ज़्यादा इस बात पे शायद गाइड कर दिया कि मैंने गलत किया है। बस एक ना नफ़रत सी या कोई छोटी-सी एक चिंगारी जो कहते हैं ना लगा देना, वो लगा दी। कहती हैं कि बस इस के बाद मुझे वक़्तन-फ़वक़्तन ना बहुत सारे सवालों के जवाबात देने पड़ते थे। एक कहती हैं मैं प्रेग्नेंट ऑलरेडी थी, दूसरा मेरे साथ एक छोटी-सी बच्ची थी जिसका मुझे ख़्याल करना पड़ता था। अब इस दौरान मैं अपना भी ख़्याल करूँ, ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो कहती बस काफ़ी कोशिश कर रही थी कि शायद ना मैं गलत ट्रैक पे हूँ, मुझे खुद को सही करना चाहिए। कहती मैं अपने आप को सही करने में, हर तरह से ड्रेस अप रहने में, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करने में लगी रहती, और इनकी छोटी-छोटी जो बातें हैं वो अब मुझे बड़ी-बड़ी लगने लग गई थी। कहती कि क्योंकि मुझे जब मैंने ये बात अपनी फ्रेंड को बताई तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा कहा कि नहीं, इन लोगों को तुम्हारा एहसास नहीं है, तुम्हारा ख़्याल नहीं करते, तुम्हारा ये नहीं करते, दिस दैट ना बहुत सारी नेगेटिव बातें उसने इस वक़्त भी की। कहती मैं तो तुम्हें पहले ही कहती थी कि तुम इन लोगों को इनकी चीज़ों के ऊपर अगर इस तरह नहीं पिन पॉइंट करोगी तो ये तुम्हें तकलीफ़ का बाइस बनेंगे। तो कहती है मुझे भी फिर अब इसकी बातें समझ में आने लगी, और अब मैंने भी जानबूझ के कहती है कि वो छोटी-छोटी बातें जो कि मैं इतने अरसे से इग्नोर कर रही थी, मैंने भी उनको पकड़ना शुरू कर दिया, और मुकाबले वाली बात आ गई। कहती है अब मैं भी अपने मियाँ के साथ बहस करती, मेरा मियाँ भी मेरे साथ बहस करता, बस एक दूसरे के कहते क्लैशेज़ स्टार्ट हो गए, और मेरी प्रेग्नेंसी को कहती है 5 मंथ गुज़र चुके थे, और इसी दौरान कहती है कि आपको पता है कि हार्मोन भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, इंसान काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन चल रहा होता है मूड स्विंग्स में, और काफ़ी ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, और जब फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा पैम्पर किया गया हो, इतना केयर की गई हो, इतना ज़्यादा ख़्याल किया गया हो, इतना एहसास किया गया हो, और दूसरी दफ़ा फिर छोटी-छोटी बातों को इग्नोर किया जा रहा हो, या वो वैसी तवज्जो ना मिल रही हो, तो इंसान वैसे ही ज़्यादा डिसहार्ड हो रहा होता है। कहती मैंने भी अपने मियाँ से लड़ना शुरू कर दिया, मेरे मियाँ ने भी मुझसे लड़ना शुरू कर दिया। फिर कहती है हम दोनों के दरमियान में ये बहस चलती रही, और ये प्रेगनेंसी जो थी कहती है मैंने बड़ी मुश्किल से गुज़ारी, और 9वें महीने से पहले ही कहती हैं कि डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि वो मुझे ऑपरेट कर देंगे। लेकिन 2 दिन ऊपर गुज़रने के बाद ही इन्होंने मुझे ऑपरेट कर दिया, और अल्लाह ताला ने मुझे एक प्यारा-सा बेटा अता किया। कहती मुझे तो अभी प्रॉपर सिचुएशन समझ ही नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है मेरे साथ ना, मतलब कि कहती थी शायद मैं समझती थी कि मेरी अपनी ही कोई वजहें हैं जिसकी वजह से मुझे इनको अभी ओवरकम करना पड़ेगा, इन पे मुझे काम करना पड़ेगा, या जो मेरी प्रेगनेंसी चल रही है शायद इस वजह से ये हालात मेरे चल रहे हैं। लेकिन पीछे जो खिचड़ी बन रही थी कहती हैं कि ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि क्या होगा, कैसे होगा और किस तरह होगा। इनफैक्ट मेरी जो फ्रेंड थी वो मेरे हस्बैंड के साथ इन्वॉल्व थी, और इस सारे ये प्रोसेस में, और इस सारे जो मेरा टाइम था प्रेगनेंसी का, ये सब का सब टाइम मेरे ही फ्रेंड के साथ मेरे हस्बैंड का गुज़रता था। इनको आउटिंग पे ले जाते थे, इनका ख़्याल करते थे, इन्हें हर तरह से अकोमोडेट कर रहे थे, इनकी मतलब कि हर ज़रूरत को ये पूरा कर रहे थे। और मेरी फ्रेंड इस तरह मेरे साथ प्रिटेंड कर रही थी कि जैसे कि कुछ है ही नहीं। मतलब कि वो मुझे मेरे ससुराल वालों की बुराइयाँ, मेरे घर वालों की बुराइयाँ, इन्हीं चीज़ों में उसने मुझे उलझाया हुआ था, और मैं भी इतनी सादा थी कि इन्हीं बातों में उलझी हुई थी। और साथ प्रेगनेंसी की वजह से कहती हैं कि जिससे इंसान के नहीं कंट्रोल में होता बहुत सारी चीज़ों का, जो लोग इस सिचुएशन से गुज़रती हैं वो कहती हैं मेरी बात बेहतर जान लेंगी कि क्या मेरे पे सिचुएशन गुज़र रही थी। तो कहती है इसी दौरान मेरे मियाँ का मेरी फ्रेंड के साथ बेतकल्लुफ़ होना, उनके साथ काफ़ी काफ़ी टाइम स्पेंड करना,
और मेरे पूछने पे भी, क्योंकि कहती मेरा तो शक उस तरफ जाता ही नहीं था कि मेरी फ्रेंड भी कुछ इस तरह का कर सकती है। लेकिन कहती है वो जब से कपड़े वाली बात हुई थी, मुझे कभी न कभी थोड़ा बहुत क्लिक होता था। अक्सर और बेशतर जब ये घर में लेट आते थे या मेरी केयर नहीं करते थे या थके हुए होते थे या हर वक़्त ये जो एक बहाना करते थे कि इनकी बॉडी में पेन रहता है, दिस दैट, तो मैं इसी बात को अंडरस्टैंड कर लेती थी कि शायद थक जाते हैं या शायद कुछ प्रॉब्लम होगा। इनफैक्ट कहती हैं कि प्रेगनेंसी मेरी चल रही थी और जो बॉडी पेन्स थी वो इनको ज़्यादा होती थी। तो कहती हैं कि बस जो हस्बैंड वाइफ के मामलात होते हैं वो चल रहे थे। कहती खैर, कहती है बच्ची के बाद से मेरे मियाँ का और मेरा कोई इतना रिलेशन नहीं बना, मतलब कि जब से मेरा बेटा होने वाला हुआ था उसके बाद से ये मुझे बहुत ज़्यादा अवॉइड किया करते थे। और मैं भी ईज़ी रहती थी कि चलो अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक सुकून सा मिला हुआ है। वो ख़वातीन कहती हैं मेरी बात को ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकती हैं जो इस सिचुएशन से गुज़रती हैं। तो कहती हैं कि मैं भी ईज़ी थी, उस टाइम को बस गुज़ारने की कर रही थी और पीछे से एक बड़ी सारी खिचड़ी पक चुकी थी। मेरी फ्रेंड जो थी वो मेरे हस्बैंड के साथ दूसरी शादी कर चुकी थी। इसने उसके साथ निकाह कर लिया था और ये सारे मामला जो थे बाहिर तय हुए थे। और मुझे इस चीज़ की, कहती है कि ज़रा-सी भी, वो कहते हैं ना कि भिनक पड़ी हो, तो वो भी नहीं थी मुझ में ना, मुझे उस चीज़ का ज़रा-सा अंदाज़ा नहीं था। तो कहती है ये बात तब सामने आई जब मेरा बेटा आया और मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में मौजूद नहीं थे। तो मेरे ससुर को काफ़ी हुआ कि वो किधर है? क्यों नहीं, उसे आज इधर होना चाहिए था, क्योंकि घर के सारे मामलात मेरे ससुर देखते थे, हर तरह की बिलिंग, हर तरह की जो चीज़ थी वो मेरे ससुर ही मैनेज किया करते थे। मतलब मेरी पहली बेटी की बारी भी मेरे हस्बैंड के ऊपर कोई बर्डन नहीं पड़ा था और अब की बारी भी कोई इनके ऊपर बर्डन नहीं था। ससुर ही सारे मामलात देख रहे थे। सब लोग मौजूद थे लेकिन वालिद साहब मौजूद नहीं थे। वालिद साहब का यही था कहना कि वो आउट ऑफ सिटी हैं और वो वाक़ई वो आउट ऑफ सिटी ही थे। लेकिन किस वजह से थे, वो यही वजह थी कि वो मेरी फ्रेंड के साथ अपनी आउटिंग पे गए हुए थे। और इन लोगों को नहीं पता था कि अचानक से ये सिचुएशन आ जाएगी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे इमरजेंसी में सिज़ेरियन किया था और अल्लाह ताला का शुक्र था कि खैरियत से सब कुछ तय पा गया था। तो इन्हें किसी किस्म की कोई फ़िक्र भी नहीं थी। और जब अब्बू ने कॉल की तो ये लोग शायद मर ही गए हुए थे। ये लोग, इन्होंने कहा कि मैं फ़ौरन वापस आ रहा हूँ और इस्लामाबाद में ये लोग रहते थे और कहती हैं कि वो फ़ौरन आ गए। कहती मुझे थोड़ा शक हुआ इस वक़्त, क्योंकि ये दोनों सेम टाइम पे ही हॉस्पिटल पहुँचे और थ्रू आउट मैं इसे कॉल कर रही थी अपनी फ्रेंड को, इसका फ़ोन ऑफ जा रहा था और इसने ऑफ होने से पहले कहती हैं कि मुझे इन्होंने एक मैसेज कर दिया था कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, अम्मी और अब्बू की, क्योंकि इसके अम्मी-अब्बू आउट ऑफ कंट्री होते हैं, तो कहती वहाँ पे कुछ उनके प्रॉब्लम चल रहे हैं जिसकी वज़ह से मैं काफ़ी डिस्टर्ब रही हूँ, इसलिए कुछ अरसे तक तुमसे नहीं मिल सकूँगी। और मैं भी ईज़ी थी कि चलो ठीक है, अपनी ज़िंदगी में मगन है तो मगन रहे, क्योंकि इसका मेरे अलावा और मेरा इसके अलावा गुज़ारा भी नहीं था। हम दोनों की अच्छी क्लोज़नेस थी, अच्छी बॉन्डिंग थी, अच्छी फ्रेंडशिप थी और अच्छी तरह हमारा जो टाइम था वो गुज़र रहा था। लेकिन अब हालात थोड़े-थोड़े बदल चुके थे, बल्कि बहुत ज़्यादा बदल चुके थे। और आफ्टर प्रेगनेंसी मैं भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन में थी और मुझे भी लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ गई हूँ। बस ये वही स्ट्रेस था जो थ्रू आउट चलता जा रहा था और आहिस्ता-आहिस्ता मेरे अंदर पलता जा रहा था। और वो बातें जो कभी ये मेरे ज़हन में डाला करती थी, कभी मेरे ससुराल वालों की तरफ से, कभी मेरे मियाँ की तरफ से, वो अब मुझे उन चीज़ों पे सोचने पे मजबूर कर दिया था। जबकि शायद उस वक़्त ऐसी सिचुएशन कोई नहीं थी या ऐसे मामलात कोई नहीं थे, लेकिन अब वो सिचुएशन भी थी, अब वो मामलात भी थे। क्योंकि मेरे हस्बैंड का लेट-लेट घर आना जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता था, अक्सर और बेशतर ससुर मेरे मेरे हस्बैंड को डाँटा करते थे, उन्हें बोला करते थे, जिसकी वज़ह से ये अपने वालिद साहब के साथ भी बहुत बदतमीज़ी कर दिया करते थे। और ये सारी बदतमीज़ी का ज़िम्मेदार फिर मुझे ठहरा दिया जाता था, जबकि मेरा कोई कसूर भी नहीं था। और फिर छोटी-छोटी बातें होने लगी ससुराल में, मसले-मसाइल, दिस दैट। कहती खैर ये जो था, ये टाइम मेरा बहुत बुरा गुज़रा। और जब मैं अपने हस्बैंड के साथ कोई बात किया करती थी, वो इग्नोर कर दिया करते थे सब कुछ। अब मुझे शक होने लग गया कि ये कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। उधर से मेरी फ्रेंड गायब है और इधर से मेरे हस्बैंड जो हैं, इनका भी जो रवैया है मेरे साथ चेंज है। कहती मैंने बस इस चीज़ को फाइंड आउट करना था कि ये आखिर वजह क्या है? क्या चीज़ें चल रही हैं? खैर कहती मैंने आप ही अल्लाह ताला से दुआ माँगी, दरूद इब्राहिम पढ़ा, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ दी और अल्लाह ताला से यही दुआ की कि अल्लाह ताला आपने जो खुशखबरियाँ, जो खुशियाँ मेरी ज़िंदगी में अता की हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं यही आपसे दुआ करती हूँ कि मेरी जो हँसती-बसती गृहस्थी है, अल्लाह ताला इसमें जो परेशानियाँ चाह रही हैं, वो मेरे सामने ले आए। मैं नहीं जानती कि क्या हो रहा है। कहती मैंने बहुत रो-रो के अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला से मैं हमेशा अपने दिल की बात किया करती थी। कहती हैं कि आप ही मैं बहुत ज़्यादा दुरूद इब्राहिम भी पढ़ती थी, मैं अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ती थी और जैसे आप बताती हैं सेम एज़ इट इज़ ही पढ़ा करती थी।
और क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से आपके साथ अटैच हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है, कहती हैं इंसान की वो अंदर से ये रहती है। फिर मेरी शादी हो जाना, शादी के बाद मैं थोड़ा डिस्टर्ब थी और जिसकी वजह से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकी थी। आपसे मेरा मिलना नहीं हो रहा था, लेकिन वो बातें, वो चीज़ें मुझे याद थी। मैंने वो ही उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी में ऐड की, जो कि मैंने शादी के वक़्त एक मुश्किल टाइम गुज़ारा था, तो उस वक़्त की थी। तो कहती हैं मैंने उसी तरह अपनी नमाज़ भी पढ़ना शुरू की, मैंने अल्लाह ताला से दुआएँ भी माँगना शुरू की और अल्लाह ताला से यही कहा कि मैं नहीं जानती कि मेरे पीछे क्या कुछ हो रहा है। अल्लाह पाक इसको सामने ले आएँ। ख़ैर अल्लाह ताला तो सब बेहतर जानते हैं, सब कुछ अल्लाह ताला बेहतर देख रहे होते हैं। और जो ख़वातीन दूसरों के घर ख़राब करके अपने घर बसा रही होती हैं, तो फिर अल्लाह ताला भी उनके घर बसने नहीं देते। ख़ैर काफ़ी अरसे से ये एक-दूसरे के साथ अटैच थे, तकरीबन 11 महीने पहले से इन्होंने निकाह किया हुआ था, जब से मैं दूसरी बार प्रेग्नेंट थी कहती कि वब से इन्होंने निकाह किया हुआ था और निकाह के बाद इनका थ्रू आउट रिलेशन चल रहा था। और रिलेशन चलते हुए अब ये हो रहा था कि ये चाहती थी कि जल्द से जल्द ये कंसीव कर ले, लेकिन औलाद तो अल्लाह ताला ने देनी है। ख़ैर ये बहुत सारे डॉक्टर्स को भी चेक करवा रही थी, डिफरेंट किस्म की मेडिसिन भी खा रही थी और फिर मूड स्विंग, डिफरेंट जो प्रॉब्लम होते हैं वो इन्हें भी होने लग गए। उसके साथ-साथ कहती हैं कि इनकी कोई आपस में किसी छोटी-सी वजह से, अब अल्लाह बेहतर जानता है किस वजह से इनकी लड़ाई हो गई और मेरे मियाँ उनसे कहती हैं कि लड़ के काफ़ी बुरी कंडीशन में इनके फेस पे, इनकी बाजुओं पे स्क्रैचेस मौजूद थे, नेल्स के जो स्क्रैच होते हैं, वो मौजूद थे, जो देख के सब लोग हैरान और परेशान हो गए कि पता नहीं किसी कैट ने इनके साथ फाइट की है, क्योंकि लंबे-लंबे निशानात, स्क्रैचेस जो थे, पता चल जाता है एक चीज़ से, किसी ने खींचा हो या किसी ने मारा हो, लेकिन इन्होंने यही बहाना ना बनाया कि इनको क्या नाम है, किसी लड़के के साथ लड़ाई हुई है जिसकी वजह से इनका ये हाल है। ख़ैर मेरे ससुर ने इनसे हर तरह से पूछने की कोशिश की, इन्होंने ससुर को यही बताया और उठ के अपने कमरे में आ गए। लेकिन मेरी सास तो सास हैं, वो फिर माँ हैं और साथ एक अच्छा दिल भी रखती हैं, बहुत ज़्यादा एहसास और ख़्याल करती थी। उन्होंने इस चीज़ को भाँप लिया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपनी फ्रेंड को फ़ोन करो, वो किधर है ना, उसे बुलाओ आज। तो मैं तो इस चीज़ को नॉर्मल समझी, जब मैं उसे कॉल करूँ, उसकी कॉल वो पिक ना करे और फ़ोन बिल्कुल बंद आए। मेरी बिल्कुल भी उससे बात नहीं हो सकी, क्योंकि उसने दूसरा फ़ोन ले लिया था जिसके साथ ये मेरे हस्बैंड के साथ कनेक्ट रहती थी और मेरे वाला जो फ़ोन था, जो नंबर मेरे पास था, वो उसने बंद किया हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि अल्लाह ख़ैर करे कि उसकी नहीं, मतलब उससे कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा। मैंने सास से कहा कि हम उसके घर जाके देखते हैं क्या वजह है, क्यों नहीं आ रही, अल्लाह ख़ैर करे, वो कहाँ जा सकती है, मुझे बताए बगैर तो वो कहीं नहीं जाती। जिस तरह इंसान एक बहनों का ख़्याल करता है, मुझे तो वो परेशानी और वो तकलीफ़ लग गई, लेकिन मेरी सास समझ चुकी थी। मेरी सास मेरे साथ उसके घर गईं। जब हम उसके घर गए तो उसने पहले तो दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हमने जब उसका दरवाज़ा बजाया और साथ बेल बजाई, तो उसने फिर आके दरवाज़ा खोला। लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी, आँखें उसकी सूजी हुई थी, चेहरा उसका रेड हुआ हुआ था, बाल उसके बिखरे हुए थे। ये हालत देख के मैं भी परेशान हो गई कि अल्लाह ख़ैर करे, ये क्या हो गया? अकेली रहती है, खुदा ना ख़वास्ता कुछ हो और ना इसके साथ कोई मिसहैप हो गया हो। मैं बड़ी परेशान, मैंने इससे पूछने की कोशिश की तो ये रोने लग गई, रोती-रोती इसने कुछ भी नहीं हमें बताया। बस कहती है कि मैं अम्मी-अब्बू की तरफ से बहुत डिस्टर्ब हूँ, उनकी आपस में बहुत सारी लड़ाइयाँ रहती हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहते हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। ख़ैर इसने अपना सामान-शामान हमारे सामने ही पैक किया, सब कुछ पैक किया और फिर इसने कहा कि मैं 1-2 दिन तक चाहती हूँ कि मैं ना बाहर चली जाऊँ। कॉल की इसने, अपना जो इसके डॉक्यूमेंट्स थे वो इसने अपने लॉयर को कहा कि वो कंप्लीट करे, जो भी जैसा जो चीज़ें थी इसकी, वो सारी उसने कंप्लीट करनी थी। उसके बाद मैं भी परेशान हो गई कि अल्लाह ख़ैर करे, इसके अम्मी-अब्बू का काफ़ी अक्सर और बेशतर ये सुनने में आता था कि उनके काफ़ी ज़्यादा क्लैशेज़ चलते रहते हैं। तो मैं भी परेशान थी कि शायद यही बात थी, लेकिन मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेके बाहर आ गईं। कहती हैं कि चलो तुम अपना घर देखो, छोड़ो दफ़ा करो। माँ थी, अब वो बेटे की भी बात समझ रही थी, मेरी भी बात समझ रही थी, इस लड़की की भी बात समझ रही थी और अब वो कह कुछ नहीं सकती थी, क्योंकि अभी कोई भी चीज़ क्लियर नहीं थी। ख़ैर सास ने जो चीज़ देखनी थी वो तो उन्होंने देख ली। हम लोग जब घर गए और घर जाने के बाद ये सारी बातें जो इसने बाहर जाने की थी, मेरे साथ की थी, मेरी सास को नहीं पता थी। शायद मेरी सास को अगर पता होती तो वो इसको रोक लेती, इसको देख लेती। और जब मैंने इनके साथ ये बात की तो इन्होंने मुझे बताया कि ये औरत बहुत गलत कर रही थी। मुझे अपने बेटे पे गुस्सा आ रहा है कि इसने इतना बड़ा स्टेप उठाया, तो उठाया क्यों? ख़ैर मेरी सास ने अपने बेटे से जब बात की, पहले उनसे इतनी सारी क्लैरिटी ली, सारी बातें सुनी, समझी। फिर उसने बताया कि अम्मी मैंने उससे निकाह किया था, 11 महीने तक हम इस रिश्ते में रहे, लेकिन वो लड़की बहुत बदतमीज़ थी, बहुत खुदगर्ज़ थी, बहुत उसने मुझे बहकाया, बहुत बुरा भला किया मेरे साथ, दिस दैट जो भी मेरे बेटे ने, कहती हैं
कि मुझे उसे वो देनी थी, क्लैरिफ़िकेशन देनी थी। ख़ैर उसने मुझे कहा कि ये बात अम्मी अब आप किसी को मत बताइएगा, जो बात ख़त्म हो गई उसे ख़त्म होने दें। मैंने उसे डिवोर्स दे दी है, जैसे मैंने शादी की थी वैसे ही मैंने उसे डिवोर्स दे दिया है। अब उसका और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और इस बात को ख़ामोशी से रहने दीजिएगा। लेकिन अब ये बात ख़ामोशी में तो नहीं रह सकती थी। ख़ैर सास ने ससुर को बताई, ससुर ने फिर वावेला मचाई, ससुर ने भी कहा कि ये मैंने क्या किया, और जब तक ये बात मेरे तक पहुँची तो मेरे तो कहती है पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई थी। लेकिन ये अल्लाह का करम था कि अल्लाह ताला ने मुझे स्टेबिलिटी दी हुई थी, क्योंकि मेरा तो कभी भी दुनिया वालों पे बिलीव रहा ही नहीं है। अल्लाह ने मेरे बड़े से बड़े काम जो हैं अल्लाह ताला ने सॉल्व किए हैं, तो मुझे तो किसी भी किस्म का वो था ही नहीं। लेकिन दिल टूटा कि जिस इंसान के लिए मैंने अपना इतना बड़ा स्टेप उठाया, जिसके लिए मैंने अपने घर वालों से इतने कहते हैं मिन्नतों तरलों के बाद मैंने शादी की, जो कुछ किया, कहती बस मैं ना एक उस कंडीशन में थी आप ही कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? उधर मेरे 2 बच्चे थे, उधर मेरी मेंटल कंडीशन जो थी वो भी काफ़ी डिस्टर्ब थी, ऊपर से मेरे हस्बैंड का ये कुछ, और कहती है मैं तो बिल्कुल ही ना, कहती है ये स्टक होके रह गई थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? ख़ैर कहती है इस प्रॉब्लम में मुझे, कहती हैं पता नहीं एक शोर-सा दिमाग में, कानों में सुनाई दिया और उसके बाद मुझे नहीं पता मैं किधर हूँ। कहती हैं कि शायद एंग्ज़ायटी की वज़ह से मैं बेहोश हो गई, और फिर मेरी सास ने थ्रू आउट जितना रास्ता था हॉस्पिटल तक का उन्होंने तय किया, गाड़ी चला के वो लेके गईं, पहले मैं ड्राइव कर रही थी। कह रही मेरे हाथ-पाँव, मतलब कि कहती मुझे अपना होश नहीं है, बस कहती मुझे एक ज़ोरदार सा चक्कर आया और उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता चला। और कहती हैं कि जब मेरी आँख खुली, तकरीबन कहती है इस कंडीशन में मुझे 3 महीने लग गए। कहती है मैं कोमे में चली गई थी, और मेरे बच्चे मेरी सास वगैरह सँभाल रही थी। मेरे पीछे क्या और था मुझे नहीं पता था, लेकिन कहती हैं कि 3 महीने कोमे में रहने के बाद जब मेरी आँख खुली थी तो मेरे सामने मेरे हस्बैंड मौजूद थे। मुझे कुछ पुरानी बातें याद नहीं थी, कुछ पुरानी चीज़ें याद नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं नींद से उठी हूँ। जब मैं उठी और मुझे लगा कि क्या नाम है, मेरे तो बेटा हुआ था, मैं समझी शायद ना कि मैं आफ्टर डिलीवरी उठी हूँ। तो मैंने जब देखा कि मेरी कंडीशन भी बहुत बुरी, मेरी हालत भी बहुत बुरी, उसके साथ इर्द-गिर्द मेरे जो थी 2 नर्सें मौजूद थीं और मेरे हस्बैंड मेरे पास मौजूद थे और कोई भी नहीं था। कह रही जब मैंने इन्हें देखा तो मुझे फ़ौरन हुआ कि मेरा बेटा किधर है? तो उन्होंने कहा बेटा ठीक है, वो अम्मी के पास है। तो मुझे तो कहती है उस वक़्त पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ? मुझे तो कुछ भी याद नहीं था, बस यही याद था कि मुझे बेटा हुआ है। और इसी खुशी में इसमें मैं उठी हूँ, और उठ के जब मैं बैठने लगी हूँ तो मेरे हाथों पे मेरे बहुत ज़्यादा ना वो लगे हुए थे, क्या कहते हैं, कनोलाज़ लगे हुए थे। कहती मैंने फिर अपने हस्बैंड से पूछा कि क्या हुआ, किधर गए बाकी लोग? तो फिर उन्होंने बताया वो घर में है, ये वो, जो भी उस टाइम सिचुएशन चल रही थी। तो कहती हैं कि आप ही मैं जब स्टेबल हुई, जब डॉक्टर्स ने आके मुझे देखा, मुझे चेक किया, मुझसे सारे सवाल करने शुरू किए उन्होंने, सारे क्वेश्चन वो मुझसे पूछने लग गए कि तुम 3 महीने के बाद उठी हो, तुम्हें मालूम है ये वो, जिस तरह की भी उन्होंने मेरी याददाश्त लाने के लिए जो क्वेश्चन मुझसे किए, तो मैं उनके क्वेश्चंस पे मैं हैरान होती जा रही थी कि क्या हो रहा है ये ना मेरे साथ। मतलब कि कहती है कि मुझे तो वो लग ही नहीं रहा था कि मैं 3 महीने के बाद उठी हूँ, क्योंकि इंसान की जो कंडीशन होती है वो बेहतर जानता है। जहाँ पे आपको पैम्पर्स लगे होते हैं और आप बड़े अजीब से हो रहे होते हैं कि ये क्या चीज़ है हो रही है आपके साथ। तो वो सारी चीज़ें मुझे याद आने लग गई, सारी बातें जो डॉक्टर्स ने मेरे से पूछी, कि इस तरह अल्लाह का शुक्र था कि मेरी याददाश्त ठीक थी। वो सारी बातें, सारी सिचुएशन जब मुझे याद आई तो फिर मैं भी इंसान हूँ, मैं रोने लग गई, मैं चीखने लग गई। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन दिया, दोबारा उन्होंने मुझे सुलाने की कोशिश की, मैं सो गई। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके 6 से 7 दिन के बाद मैं नॉर्मल सिचुएशन में आई, स्टेबल हुई। फिर उसके बाद डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज दिया। जब मैं घर गई तो फिर ये मेरी सास ने मुझे सारी बातें बताई, और उसके बाद ये भी बताया कि मेरे मियाँ ने बहुत मेरा ख़्याल किया इस दौरान, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआएँ की, जो-जो चीज़ें थी आपके बारे में भी बताया कि जिस तरह आपने गाइड किया, जो चीज़ें मेरे से ज़्यादा तो आप जानती हैं कि मेरे पीछे जो कुछ हुआ। और बिल्कुल सिस्टर मैं जानती हूँ, अल्लाह ताला आपको शिफ़ा दे, और एक बहुत, बहुत मुश्किल टाइम था ये। अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने आपको आपके बच्चों के लिए वापस ज़िंदगी दी। अल्लाह ताला ने आपको ये खुशियाँ देखनी नसीब की। जो हुआ जैसे हुआ वो तो ख़ैर अल्लाह ताला वक़्त के साथ-साथ माफ़ी भी दे, और अल्लाह ताला आपको भी सब्र दे, और आपको अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुज़ारने की तौफ़ीक भी दे, हिम्मत भी दे और ताकत भी दे। हर इंसान गलती करता है और अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। बेशक रब की ज़ात माफ़ कर देती है, तो हम इंसान क्यों नहीं माफ़ कर सकते। आपने बहुत अच्छा किया, सच्चे दिल के साथ अपने मियाँ को माफ़ किया, अपनी ज़िंदगी में खुशहाल हैं। और अल्लाह का शुक्र ये है कि सबसे बढ़ के कि अल्लाह ताला ने स्टेबिलिटी दी। और ये सिस्टर कहती हैं कि आप ही मुझे अब पता चला कि 5 मिनट अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने के कितने फ़ायदे होते हैं।
और जो लोग दरूद इब्राहीम और नमाज़ तहज्जुद पढ़ते होते हैं, उनकी ज़िंदगी अल्लाह ताला कैसे उनकी मुश्किल दौर को उनसे दूर कर देते हैं। यानी कि कहती हैं कि मेरा कोमे में होना और मेरे पीछे जो मामलात हुए शायद मैं वो देख नहीं सकती थी, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे एक गहरी नींद दे दी और जब मैं उठी तो वो सारी चीज़ें खुद ब खुद रिज़ॉल्व हो चुकी थी। मेरी वो फ्रेंड जो मेरे घर को तबाह कर रही थी, मेरे घर में खराबी डाल रही थी, या मेरे हस्बैंड ने जो टाइम गुज़ारा था और जो उनके साथ उनका सिचुएशन चल रही थी, वो सबके सामने आ गई। सबके सामने इस तरह आई कि मेरी फ्रेंड जब अपने वालिदैन के पास गई तो उसने वहाँ जाके खुदकुशी कर ली। और एक अल्लाह ताला उसका अगला जहान अच्छा करे। कहती हैं कि आप ये भी बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी, शायद मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती थी कि मेरी इतनी अच्छी दोस्त वो ही मेरे साथ ये सब कुछ करेगी, मेरा ही घर ख़राब करेगी और मेरी ही ज़िंदगी को ख़राब करने की कोशिश करेगी। बस वो ज़हनी मरीज़ा थी, नेगेटिव थी और बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने की वज़ह से उसने अपने पेरेंट्स के पास जाके खुदकुशी की, जिसकी वज़ह से वो अब अल्लाह ताला उसका अगला जहान अच्छा करे, वो इस दुनिया में नहीं है। और मेरे मियाँ भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहे, काफ़ी ज़्यादा परेशानी से गुज़रे, लेकिन अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं। मैंने भी इनको माफ़ कर दिया है। बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगी ज़्यादा खुशियों के साथ गुज़ारने की तौफ़ीक अता करे। बेशक ज़िंदगी में बहुत मुश्किल सिचुएशंस आ जाती हैं, इंसान नहीं बर्दाश्त कर सकता और जिन लोगों का अल्लाह ताला से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, जिन लोगों को अल्लाह ताला पे पूरा यकीन होता है और जिनका ये पक्का बिलीव होता है कि अल्लाह ताला कभी भी इंसान को मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ते, तो बेशक अल्लाह ताला उन्हें नहीं छोड़ते। और इनकी मुअज़्ज़ाती जो ज़िंदगी है, जिसमें अल्लाह ताला ने ये साबित किया कि माशाल्लाह, माशाल्लाह अल्लाह ताला कभी भी किसी इंसान को मुश्किल में नहीं डालते और अगर इंसान में कैपेसिटी ना हो तो अल्लाह ताला वो मामलात और वो हालात भी उससे छुपा जाते हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है ये आज स्टेबल है, दोनों मियाँ-बीवी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं, सास तो वाक़ई बहुत अच्छी थीं और हर मामले को सास-ससुर ने बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया, अपने बेटे के घर को भी सेव किया, अपनी बहू का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल किया, उनके बच्चों का भी ख़्याल किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। ज़िंदगी में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, बस अपना-अपना नसीब होता है। अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमेशा अपने पास रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे और हर मुश्किल को आसानी में बदल दे और जो लोग इस पे बिलीव करते हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी को बहुत जल्द आसानी कर देते हैं। ज़िंदगी में मुश्किलात, परेशानियाँ आती रहती हैं, बस आसानियाँ माँगते रहना चाहिए और हमेशा अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए। तो जी, ये है मेरी आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।